बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताएंगे कि इदारों के साथ मजाक, नैब के मुल्जिम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास, न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के मामले पर डीजी पेपरा, FIA और सेक्रेटरी कानून को तलब कर लिया। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ के मुकाबले में इमरान खान ने शेख रशीद को PAC में उतारने का फैसला कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने साद रफीक को PAC का मेंबर बनाने से इनकार कर दिया। यहां पर अहम सवाल यह है कि क्या हुकूमत, ऑपोजिशन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को इदारों के एहतसाब की बजाय सियासी तौर पर तमाशा बनाने जा रही है? इस पर तफसील से बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि विफाकी काबीना ने हज पर सब्सिडी देने से इनकार कर दिया। ऑपोजिशन जमातों का हज पर सब्सिडी ना देने पर एहतजाज। हज पर सब्सिडी ना देने के हुकूमती फैसले के पीछे आखिर क्या वजह है, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ एक तरफ गुज़िश्ता काबीना इजलास में गैस और बिजली लोड शेडिंग पर विफाकी वज़रा ने शोर मचाया, तो दूसरी जानिब भारी बिलों ने अवाम की चीखें ही निकलवा दी। ये कहानी क्या है, ये भी प्रोग्राम के पहले हिस्से में ही आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि सानिहा साहिवाल के इस वाक़े पर गिरफ्तार CTD एहलकार JIT के सामने गाड़ी पर फायरिंग से ही मुकर गए। खलील फैमिली और ज़ीशान जावेद अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। CTD एहलकारों का मज़ाक़ खेज़ बयान, सानिहा साहिवाल के मक़तूलीन ही जब JIT को मानने से इनकारी है तो फिर इसकी हैसियत क्या? गाड़ी पर गोली चलाने का हुक्म किसने दिया? CTD मुल्जिमान जवाब ही गोल कर गए। सवाल यह है कि क्या हुकूमत, JIT और एजेंसियां मिलकर सानिहा साहिवाल के मक़तूलीन के खून का सौदा कर रही हैं? ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और जब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि पीपल्स पार्टी दौर का EOBI में अरबों रुपए करप्शन का बड़ा स्कैंडल। इमरान खान काबीना ने स्पेशल ऑडिट का हुक्म दे दिया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान 2008 से 2013 तक EOBI का स्पेशल ऑडिट भी करेंगे। क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत अपने ही पार्टी के रहनुमा नजर गोंदल के भाई जफर गोंदल दौर की स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट पर कोई एक्शन लेगी? ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ MD PTV अरशद खान की भी बात होगी, जिनकी जानिब से गैर कानूनी तरीके से लाखों रुपए तनख्वाह लेने का बड़ा इंकिशाफ। MD अरशद खान और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के दरमियान आखिर असल झगड़ा है क्या? ये इदारा अरबों रुपए के खसारे में है, इसके मुलाजमीन हड़ताल पर है, मगर MD 22 लाख रुपए माहाना का पैकेज किस तरह से वसूल कर रहा है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मगर सबसे पहले PAC की इतनी बड़ी खबर है क्लासा साहब, ये वाकई क्या यहां पर एहतसाब होगा, कुछ ऑडिट हो पाएगा? ये तो आपस में ही मजाक शुरू हो गया इदारों का। मुझे थोड़ा सा इसकी हल्की से मैं तमहीद बांधूंगा मैं जी, क्योंकि ये बाज़ इदारे होते हैं जिनके साथ ना आपकी एक तरह की रोमांटिक किस्म की अटैचमेंट हो जाती है, और जब उनको बिगड़ते देखते हैं, जैसे बच्चे आप अपने बच्चे को देखते हैं, अगर वो बेरहा रवि का शिकार हो रहा है तो जितना आपको वो दुख होता है ना, बाज़ इदारे ऐसे होते हैं अब उनको बेरहा रवि का शिकार देख के ना आपको दुख होता है। मेरे वाली ना वही कफियत हो रही है थोड़ी सी कि मेरी जो उसमें ग्रोथ या ग्रूमिंग एज रिपोर्टर हुई है ना, उसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बड़ा हाथ है उसमें, जहाँ पे और हमारे उस्ताद हैं, शहीन सबई साहब हैं, ज़ियाउद्दीन साहब हैं, मालिक साहब हैं, सलीम बुखारी साहब हैं, आमिर साहब हैं, और भी हैं जिनसे हमने सीखा है, हमारे उस्तादों में से हैं। उसमें से मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी जो ग्रोथ हुई है, दो चीज़ों का बड़ा रोल है, एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का और एक क्वेश्चन आवर का जो पार्लियामेंट का। बाकी बंदा सीख ही लेता है। ये रिलीजियसली मैं अपनी नींद का सुबह उठ के मैं अपनी नींद कुर्बान किए इन दो चीज़ों के लिए, और बड़ा कोई मैंने सीखा है यहाँ से बहुत सारी चीज़ें। बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, लर्नेड होते हैं। HU बेग साहब की, क्योंकि उस वक्त जनरल मुशर्रफ साहब का दौर था तो उन्होंने एडहाक जब बनाई थी तो HU बेग साहब इंतहाई सीजन ब्यूरोक्रेट थे, तो उनकी क़यादत में बनाई और बड़े अच्छे मेंबर थे, सारे ब्यूरोक्रेट थे फार्मर। सो बड़ी अच्छी बहस होती थी, हमारे जैसे लोग सीखते थे वहाँ से। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अभी भी कहते हैं जो अच्छी उसमें PAC थी शायद वही थी जो ब्यूरोक्रेट्स वाली थी, जिसमें उनके HU बेग साहब उसके चीफ थे और बाकी सारे जो थे उनके फेडरल सेक्रेटरी थे रिटायर। अब होता ये था कि आप और मैं कह सकते हैं कि यही तो लोग जिम्मेदार थे, वही बाद में बैठ के अपने ऊपर बैठ के फेडरल सेक्रेटरीज पे एतराज़ात भी होते थे। खैर, अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब उसकी डिटेरियोरेशन होना शुरू हुई। इवन देन मैं कहता हूँ जो थोड़ी सी 2008 और 2013 में आई थी PAC, वो भी बेहतर थी। जब उस पीपल्स पार्टी आई थी, नए इनके लोग आए थे, उन्होंने आके बेहतर तरीके से उन चीज़ों को आके कैरी करने की कोशिश की। सो एक लर्निंग प्रोसेस था।
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें चौधरी निसार अली खान साहब बड़े दबंग थे, उन्होंने भी इसको बड़े अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश, लेकिन उनका एजेंडा यही था कि पीपल्स पार्टी की ठुकाई होती थी। शहबाज शरीफ जो कुछ पंजाब में कर रहे थे, अंजुम अकील ने या फ्रॉड कर अपने लोगों को टच नहीं करते थे। उनका इंसाफ यहाँ पे आके ना पर जरने शुरू हो जाते। ये चीज़ हम देखते थे रोज़ाना वहाँ बैठ के। इसके बाद दरमियान में नदीम अफजल चंद साहब भी आए थे। चंद साहब भी आप कह अच्छे बंदे हैं, मुझे अच्छे लगते हैं चंद साहब, उन्होंने भी कुछ अर्सा चलाई। इसके बाद वो कहते हैं ना चिरागों में रोशनी ना रही सर। जब बारी लगी खुर्शीद शाह साहब की, सियासतदानों को समझ आ गई कि हमारे एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन है, तो ये खबरें लग रही हैं, सियासतदान हम बदनाम हो रहे हैं। और फिर उन्होंने हमें आगे डांटना डपना शुरू कर दिया कि आप लोग सियासतदानों को बदनाम करते हैं, तो बला बला ये करते हैं, तो कहाँ करप्शन है। तो खुर्शीद शाह साहब ने जनाब वो बादशाह सलामत की तरह उन्होंने एक ही उसमें आप कह सकते हैं हिले में 5 सालों में जितनी बर्बादी इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, और इंटरेस्ट लोगों की लूज हुई, पब्लिक की हुई, मीडिया की, हमारा दिल नहीं चाहता था कि जाएं कहाँ देखें। उस पर आपको याद होगा बल्कि एडिटर जनरल जो थे अख्तर बुलंद राना, अपने उनकी नौकरी के उन्होंने कहा खुदा का खौफ करें, मैंने इन्हीं लोगों के खिलाफ ऑडिट पैरे बनाए हैं, इन्हीं की करप्शन मैंने एक्सपोज की है, इन्हीं की पीपल्स पार्टी के। वहीं पे आपने पीपल्स पार्टी का बंदा उठा के बिठा दिया खुर्शीद शाह साहब को कि यही बैठ के अकाउंटेबिलिटी करेगा। उन्हीं को तहरीक इंसाफ के आरिफ अलवी साहब ने उन्हीं के साथ मिल के, ये सारे इस काम में आके इकट्ठे हो जाते हैं नेक काम में, आरिफ अलवी ने और इन्होंने मिल के, नवाज लीग ने और पीपल्स पार्टी ने रेफरेंस भेज के उनको फारिग करवा दिया। या एडिटर जनाब पाकिस्तान को, जिसने कहा जी मैं इनके सामने तो पेश ही नहीं होता, ये खुर्शीद शाह साहब के सामने, इनके तो ऑडिट पैर हैं, इन पे तो करप्शन के स्कैंडल में लाया हूं। उन्होंने छुट्टी करवा दी। उन्होंने कहा इसका निकलना जरूरी, अख्तर बुलंद राना साहब की छुट्टी होगी। अब अगर कोई रही सही कसर रह गई थी आमिर साहब, वैसे बच तो कसर तो खुर्शीद शाह साहब को छोड़ नहीं गए थे। इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब के जहाँ पे वो कहते हैं ना शेर वहाँ सवा शेर है, बिल्कुल। उन्होंने कहा जनाब खुर्शीद शाह के दौर में भी कमी रह गई थी, जो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन था, इतना बड़ा उनको मैंडेट मिला था इमरान खान को कि करप्शन को हम क्लीन करेंगे, आप इंसाफ की बात करते थे। दिल दुखने वाली मैं बातें कर रहा हूँ कि जनाब आपने बिठा के एक ऐसी रिवायत रखी है जो मैं समझता हूँ नवाज शरीफ ने नहीं रखी थी, जो पीपल्स पार्टी ने रखी थी, जो जनरल मुशर्रफ ने नहीं रखी थी, वो इमरान खान साहब ने रखी है। ये तारीख में इनका नाम ये लिखा जाएगा सुनहरी इससे हरूज से कि पार्लियामेंट की मौकरी की गई है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मजाक उड़ाया गया है। अगर किसी के दौर में हुआ था तो वो इमरान खान के दौर में हुआ था। ये तारीख में चीज़ें लिखी, हम रेफरेंसेस देते रहेंगे, हमारे आने वाले बाद भी देते रहेंगे कि एक ऐसे बंदे को इमरान खान साहब ने महज अपनी पार्लियामेंट के नाम पे उसको चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाया, जिस पे मेगा करप्शन के चार्ज, जिनके खिलाफ ये तकरीरें करते रहे 22 साल, जिनके खिलाफ लोगों में शोर उठाते रहे, उजागर करते रहे, जिन पर रिपोर्ट्स बनती रही, आज वही उन्हीं को अपने हाथों से बिठा के उनको अपॉइंट किया कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बने। इससे बड़ा ड्रामा और माकरी पाकिस्तानी पार्लियामेंट की नहीं हो सकती थी, जमहूरियत की मतलब इंसल्ट नहीं हो सकती थी, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मुंह पे इससे ज्यादा बड़ा थप्पड़ नहीं मारा जा सकता। जो नैब का अक्यूज है और इतने बड़े बड़े उनमें इश्यूज में है, उनको आपने चेयरमैन अपने हाथ से बनाया कि पार्लियामेंट चलती रहेगी। इससे बेहतर था आप इसको ताला लगा देते। 8-8 महीने तो पहले नवाज शरीफ नहीं आते थे और 4-4 महीने आप नहीं आते, तो इसका क्या करना है? अचार डालने आपने, हमने मुलजिम को बिठाया। अब आज उन्होंने आमिर साहब एक नई गुगली फैर की, शाहमुद कुरैशी साहब की मशहूर ज़माना गुगली। आज उन्होंने कहा जनाब शेख रशीद साहब ने कहा जनाब कि मुझे उतारे उखाड़े में, जनाब मैं शहबाज शरीफ को ठीक करके देता हूँ। भाई अगर आपने स्टैंड लेना था तो पहले दिन ले लेते कि भाई इसको मत बनाएं। अब तमाशा लगने वाला आमिर साहब, ये जमहूरियत का ये लोग अब उसका नेक्स्ट लेवल, गेम में होता है ना नेक्स्ट लेवल, एक लेवल जनरल मुशर्रफ ने दिया, अगला उसके बाद पीपल्स पार्टी ने दिया, उसका नेक्स्ट लेवल आसिफ अली जरदारी साहब एंड कंपनी ने दिया, फिर नेक्स्ट लेवल उस पर आ गए अपने नवाज शरीफ साहब देखे। इमरान खान साहब ने कहा मैं भी नेक्स्ट लेवल इंट्रोड्यूस करवा के जाऊँ। उन्होंने नेक्स्ट लेवल के तौर पर अब आपके शेख रशीद साहब जो है ना, उन्होंने कहा जनाब मैं उखाड़े में उतार। तमाशा लगना है ना, दुनिया को मजीद इन्होंने बताना है कि हमारे यहाँ तमाशे कैसे। अब ये तमाशे के लिए शेख रशीद को इंडक्ट कर रहे हैं। आप अगर सीरियस से तो पहले दिन शहबाज शरीफ का अपॉइंटमेंट ना होने देते। इफ़ यू आर सीरियस कि भाई साहब अब बंद करने पार्लियामेंट, बंद कर लगा दें ताला, हम नहीं करने देंगे। अब तमाशे का दिल चाह गया, बादशाह सलामत का तमाशा देखते हैं। इंटरनेशनल दंगल, ये अल्लाह आपका भला करे, आपने क्या दिया। अब दंगल जनाब शुरू होने वाला है वहाँ पे। एक बात इमरान खान साहब को देखनी चाहिए थी, जहाँ रिवायत को आपने फॉलो किया है ना कि अपोजिशन का बंदा कितना करप्ट क्यों ना हो, डेली प्रोटोकॉल लेके जेल से आते उसको चेयरमैन लगा। एक रिवायत और भी थी, कोई मिनिस्टर जो है ना रिवायत के तौर पर वो नहीं बैठ सकता पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, यह रिवायत है। आपने उस रिवायत को भी तोड़ा। पहले एक आपने ऐसे बंदे को चेयरमैन लगा दिया जिसको नहीं लगाना चाहिए था, आपका इंसाफ का आपका तकाजा था। अब आप वो कहते हैं।
अब उन्होंने साथ में डिमांड कर दिए कि एक काम करें, वहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर शेख रशीद साहब आएंगे तो हम भी आएंगे। अब उस पर लड़ाई होगी और ये मानेंगे किसी स्टेज पे कि वो भी आएंगे। उधर से वो कह रहे हैं जनाब के हम भी अपना एक और बंदा उतारना चाहते हैं। अब मुकाबला हो रहा है, उन्होंने कहा साद रफीक साहब को डालें इसमें, इनका कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, जहाँ शेख रशीद वर्सेज शहबाज शरीफ, साद रफीक साहब वर्सेज कोई और मिनिस्टर के तौर पर वो भी ले आएंगे। लास्टली बात आमिर साहब, बात जरा थोड़ी सी लंबी होगी इसमें। शेख रशीद साहब के वैसे मैं दाद देता हूँ उनकी, ये हमारे मुल्क के सबसे ज़्यादा रेटिंग लेने वाले पॉलिटिशियन समझे जाते थे माशाल्लाह पोजीशन में। वो कहते हैं मुझसे इमरान खान मशवरे लेता है, बिल्कुल लेते हैं, उनका घंटों सुनता है मुझे। मैं पिछले दिन ये विजडम बता रहा हूँ, पाकिस्तान की ओवरऑल हमारी कौम का अक्ल, जहानत, हमारी एप्रिसिएशन का लेवल दिखाना चाहता हूँ मैं आपको कि किन से वो मशवरा करते हैं, कितने बड़े वो नवाज शरीफ दौर के वो रहे हैं, उनके सबसे करीबी थे और मीडिया की डार्लिंग है शेख रशीद साहब। उनके बगैर रेटिंग नहीं आती लोगों की। जो रेटिंग लेते हैं उनका स्टेट ऑफ माइंड, उनकी इंटेलेक्चुअल डेप्थ, उनकी बात समझदारी की मैं एक अदद आपको क्लिप सुनाना चाहता हूँ, जरा वो क्लिप दिखाएं और उसके बाद हमारी कौम का कलेक्टिव हमारी विजडम भी देखेंगे। ये बंदा सबसे ज्यादा रेटिंग लेता है, सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, क्योंकि शेख साहब को ये समझ आ चुकी है कि इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की आवाम के साथ कैसी कैसी बातें करनी है और कौम कैसी कैसी बातों से खुश होती है। ये बयान जो अभी क्लिप आप सुनने वाले हैं, अगर दुनिया के किसी और मुल्क में दिया जाता तो अब तक डिमांड्स आ चुकी होती हैं कि इनका चेकअप होना चाहिए, इनको थोड़ा एग्जामिन करें कि ये जो बातें कर रहे हैं, क्या आपको रेलवे मिनिस्टर को बातें करनी चाहिए और इमरान खान उनकी इन्हीं बातों से मुतासिर हैं। जरा कौम को क्लिप दिखाएं जी। खान साहब किन बातों से मुतासिर हैं, जरा वो क्लिप देख लें आप। फौज के बाद अगर पाकिस्तान का कोई दूसरा इदारा है तो वो रेलवे है, और जितनी अच्छी फौज कमांड एंड कंट्रोल में चल रही है, इंशाल्लाह रेलवे चलेगी। पाकिस्तान रेलवे मिसाइल बना सकता है जी, दूर मार मिसाइल बना सकता है, इतनी इसमें सलाहियत है। कहीं और जाने की क्या जरूरत है, यहाँ मिसाइल बन पहले इंडिया के अंदर एक मजाक ही बन गया था लालू प्रसाद का कि वो अपने लतीफे से ज्यादा है, मुझे लालू प्रसाद मानना पड़ता है कि उन्होंने रेलवे को टर्न अराउंड किया था। तो ये उसकी नकल में चल गए हैं। ये विदाउट टर्निंग अराउंड रेलवे को कोई सच कुछ वो नहीं इनका कमाल था जितना ये लफाजी में कर रहे हैं। तो अब क्या कहे, वो जो है ना, मैं तो फेवरेट हो गया, राजू बन गया जेंटलमैन। तो ये अब ये पकड़बाजी है, मिसाइल बनाएगा, कल को रेलवे बनाएगा, रेलवे जहाज बनाएगा, रेलवे मिसाइल बनाएगा, रेलवे सिर्फ जो नहीं बनाएगा वो रेलवे नहीं बनाएगा, रेलवे के इंजन नहीं बनाएगा, बाकी सारा कुछ बनाएगा। वैसे मेरे आपकी सारी बात काटो, मेरी पूरे वीकेंड का स्ट्रेस जो होता है ना सारे का सारा, यकीन करें इसके 10 सेकंड के क्लिप से ना मेरी सारी थकावट, मेरा सारा जो एक स्ट्रेस आप लेते हैं एक लेवल पे एक हंसी की बात भी है कि एक मजाक बन के रह गया। दूसरा एक तकलीफ दे बात है कि पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट जो फोरम है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC है, क्योंकि बाहर ये जो बरतानवी पार्लिमानी निज़ाम जो हमारे यहाँ आता है, लोगों को समझना चाहिए इसका जो असम्बली के इजलास इसकी असल असास नहीं होता, इसकी इस जिन की जान जिस तोते में होता है वो कमेटियाँ होती हैं, और कमेटियों के अंदर जो सरताज कमेटी होती है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, जिसके अंदर पूरा एक ऑडिट का डिपार्टमेंट होता है। वो एक ज़ाब्ते जो बनाए होते हैं उसके मुताबिक चेक करते हैं कि कहाँ क्या हुई है। यहाँ तकलीफ से बात ये होती है कि जब ये इसका इंटरनेशनल दंगल बन जाए और मजाक बन जाए तो फिर सीरियस संजीदा काम कौन करेगा। और यहाँ पे ख़ास तौर पे इसलिए भी कि हमारे यहाँ पहले ही आप देखें इस दफ़ा का जो ऑडिट रिपोर्ट आई है उसमें पिछली दफ़ा के मुकाबले में 85% इजाफा आया है, कि पहले जो रूल्स की धज्जियाँ बखेरी जा रही थी वो डबल होता जा रहा है, कि आगे से ज़्यादा इरेगुलरिटी, आगे से ज़्यादा गैर कानूनी काम तरीके से होने लग पड़ा है और इनकरेज हो गया है, ये कल्चर बढ़ गया है। शायद 2000 से पता नहीं 4000 या 4000 से 6000 अरब, ये प्रोड्यूसर साहब करेक्ट कर देंगे, कि अरब रुपए की अभी इरेगुलरिटीज़ हैं, गलत हैं। और कल जो है नैब के जो चेयरमैन साहब को ये सेक्रेटरी साहब ने मुलाकात की थी, जो एड्रेस किया गया, उसमें ये कहा गया कि देखें ये पैराग्राफ के ऊपर जो है ना ऑडिट के इरेगुलरिटीज़ कोई ऐसी बड़ी नहीं है जिसके लिए नैब बुलाया जाए। नैब इन लोगों को बताने के लिए ज़रूरत है कि नैब के बाद उस वक्त जाता है
जब कोई तरीका नहीं सेटल करने का, पहले डिपार्टमेंटल सेटलमेंट होती है, फिर पीएससी के अंडर सेटलमेंट होती है, जब कहीं से वो ये उस बेकायदगी को दुरुस्त ना किया जाए तो फिर जो है पीएससी भेजती है नैब को, ये एफआईए को, कि जनाब ये आप देख लें ये मामला हमारे से नहीं सेटल हो रहा, ये अरबों 2000-4000 अरब रुपए का मामला था, छोटे नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये भी कोई चीज़ होती है कि ऑडिट के ऊपर देखिए आप हमें नैब वाले बुला लेते हैं। और याद रहे कि खुर्शीद शाह साहब ने 480 अरब रुपए जो आईपीपी को दिए गए थे वो 5 साल लग गए, 5 साल के आखिर में अभी भी उसका कुछ नहीं बना। सो नैब को जो भेजने जाने की आगे रेफरल का रेट है वो भी पॉइंट समथिंग है, पहले ही उन्होंने नकारा कर दिया है। और अब ये बताया जा रहा है कि उसके अंदर ये वाला सारा दंगल हो गया है, तो एक बिल्कुल मजाक होता है। और आज हमारा पॉइंट प्रूव हो गया कि हम शुरू से ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब नहीं बन सकते, नहीं बनना चाहिए, कानून की बात नहीं है, कोई अपना जज खुद नहीं बन सकता ये, क्योंकि उनके 5 साल के नून लीग के 5 साल के ऑडिट होना है, उसकी चेकिंग करनी है, तो उस पर ये कैसे बैठेंगे। बहरहाल पीटीआई ने उस वक्त तो बात नहीं मानी और उनका सबमिशन कर दिया। याद रहे कि इस वक्त केपी के अंदर भी गवर्नमेंट की अपनी पब्लिक अकाउंट कमेटी का बंदा है, कराची में पीपल्स पार्टी ने यहाँ बड़ा शोर मचाया कि शहबाज शरीफ होना चाहिए, शहबाज शरीफ होना चाहिए। कराची में उन्होंने अभी तक बनाए नहीं, वो मान ही नहीं रहे कि पीटीआई को आने देंगे अपोजिशन, वो कहेंगे हमारा बनेगा। पीपल्स पार्टी कराची के अंदर, सिंध के अंदर जो है वो अपना पीएसी लाना चाह रही है, यहाँ पे शहबाज शरीफ बने, क्योंकि उनके वो पिछले मामला भी साथ जुड़े हुए हैं, वो अपना करवा के। और दूसरा आज जो फाइनली जो हुई है कि वही बात हुई है कि आज जो टेकअप किया केस वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट का किया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे क्लास साहब की बड़ी तफसीलात है उसकी, मैं उस 2 मिनट जरा बताना बिल्कुल, जरा एक छोटी सी ब्रेक के जाने बढ़ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मुताल्लिक खास तौर पर बात होगी और इसके साथ साथ कैबिनेट की जानिब से जो हज पर सब्सिडी ना देने का फैसला किया गया है, हुकूमती फैसले के पीछे आखिर वजह क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से आगे बढ़ाएंगे। आपने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मुतालिक कुछ जी मैं कह रहा था कि प्रिसाइजली हमारा जो आर्गुमेंट था कि शहबाज शरीफ साहब को पब्लिक कमेटी का चेयरमैन नहीं बनना चाहिए, कि यू कांट बी जज ऑफ योर ओन केस, आप अपने ही केस के अंदर जज नहीं बन सकते। और यहाँ पे अब वही आ गया है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट का जो केस आ गया है, क्लास साहब उसकी सारी तफसील बता रहे हैं, उसके अपने बजट से ज़्यादा करने का केस, फिर जिस कंपनी को मिला तो उसको दिया गया, वो किसी और को दे दिया गया, ये तफसीला सारी क्लास साहब बता रहे हैं। मगर बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जिसकी वजह से हम अपोज करते थे, वो पहला केस ही जो मेजर आया वो कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट वाला आ गया। आपने जो मालूमात शेयर की है, मगर क्लास साहब इस मामले पर तो अब डीजी पेपरा, एफआईए और सेक्रेटरी कानून को तलब कर लिया गया। आमिर साहब ने बड़ी अहम बात की है। जी। अब पता है आमिर साहब होगा क्या इसी में, उन्होंने केस जो टेकअप किया है कि उन्होंने एफआईए को बुला लिया, गुस्से में आ गए शहबाज शरीफ साहब, और वो बड़ी बरहमी का उन्होंने इजहार भी किया कि जनाब कि ये कैसे आप लोगों ने क्लीन चिट दे दी। एफआईए जनाब आप जिस तरह की बना के गए थे उसी तरह की एफआईए चल रही है। एफआईए में ऊपर से फरिश्ते स्कॉटलैंड यार्ड भर्ती नहीं कर लिया आपने, वही ट्रेनिंग है, वही ग्रूमिंग है सबकी। और एफआईए तो बहुत सारी मास व्यासे वाली जरदारी की जी है, ठीक है, बाकी तो क्लीन चिट्स दी हैं उन्होंने, सारा कॉन्स्टिट्यूशन 1 पे नहीं दिए उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन 1 पे एफआईए ने क्लीन चिट दी थी, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैठ के जिस पे इतना बड़ा फैसला दिया, इंक्वायरीज हुई, उन्होंने गलत करार दिया। एफआईए ने उसके ऊपर जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी फाइंडिंग, फैसले उठा के फेंके उन्होंने उसमें, और उन्होंने वहाँ पे आपको ज़्यादा उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब को राज़ी करने के लिए इसी एफआईए ने जनाब क्लीन चिट दे दी कि इसमें कोई गलत नहीं हुआ। और दाद देनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट साहब के, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जाते जाते वो भी सेटल कर गए। 2-3 साल ड्रामा चलता रहा, सारा इंक्वायरी हो रही है, कोर्ट में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो ये काम करना था तो पहले दिन कर लेते आप। हमें भी चुप करवा के गैग ऑर्डर करवाने के बाद वो फैसला कर गए हैं, जो कि उनके ये मेरा ख्याल उनके सारी उम्र ये चलता रहेगा। मतलब वही है ना, हमें आप हमारे मुंह पे आके यहाँ से बुला के और हमारे मुंह पे आगे जबान बंदी कर से मुल्क के मफादात आपका ख्याल हो सकते हैं सर, ज़रूर करें जनाब। अगेन हमारी तो कोशिश होती है थोड़ी सी कि जो गलत चीज़ें हो रही हैं, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आपने उठा के फेंक दिया, अंदाज़ा करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला इस पे उठा के फेंक दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन 1 पे जो था वो सेटल कर गए हैं, वो आके हमारे चीफ जस्टिस साहब जो जाते जाते सेटल कर गए। लेकिन इस्लामाबाद ये हाई कोर्ट का जो
या मरियम नवाज और बेनज़ीर भुट्टो का फैसला, नहीं सॉरी, ये नवाज शरीफ साहब का फैसला था ज़मानत का, उसको उन्होंने उसको भी कंफर्म कर दिया, वो फैसला रिवर्स नहीं किया। जहां नवाज शरीफ साहब को और वहां पे मरियम नवाज साहबा को हो रहा था, जमानत मिली थी, वो फैसला रिवर्स नहीं किया वहां सुप्रीम कोर्ट ने। वो फैसला रिवर्स का वो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मान में था, जिसमें इमरान खान साहब का भी फ्लैट है, लॉ मिनिस्टर ये फरोग नसीम का भी फ्लैट है, जो मैं पहले कह चुका हूँ, दोनों को चाहिए था कि इनको अपने अपने सरेंडर कर देने चाहिए थे, फ्लैट लेने नहीं चाहिए थे कि इतने बड़े स्कैम में आप लोग हैं, आप लोगों का ही यहाँ पे रेगुलराइजेशन हो रही है, आपके सामने सारा एजेंडा कैबिनेट में आ रहा है कि इसको रेगुलाइज करें और खुद बैठ के आप करते रहें। ये एक और स्टोरी हम किसी वक्त करेंगे। सो कहने का आमिर साहब इसमें मसला ये है, आप कह रहे हैं इनके समझी आ रहे हैं, सर देयर इज ए मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस। वो कहते हैं ना, अपने आपके जो रिश्तेदार होते हैं उनको भी काना करके रखना पड़ता है, पंजाबी में कहते हैं बंदे को काना करके रखो। ये वही हो रहा है। ये सारे समझदार हैं। शहबाज शरीफ साहब से कुछ ज़्यादा बड़ा बिग प्लेयर है, उन्हें अब पता चला है कि जनाब के उनके मरियम नवाज साहबा बड़े उन पर तनकीद भी करती थी, उन पे चचा जान के साथ इख्तलाफात भी थे। अब चचा जान के हाथ में आगे कुड़की लग गई है, जिसको चाहे कुड़की पे लगाएं और FIU को बुलाओ, नैब को बुलाओ, आपको बुलाओ, मुझे बुलाओ, सबको बुलाओ। अब वो निकलवाएंगे थोड़ी सी चीखें, अगर थोड़े से समझदार हैं शहबाज शरीफ साहब। वो क्या चीखें होंगी कि ये खुरा तो जा निकलना है, जैसे आपने फरमाया 37 अरब रुपए का प्रोजेक्ट 105 अरब रुपए में हुआ, और जिसको भी कुछ 4 पैसे चाहिए होते थे कहते तू सब लेट कर ले, तू कॉन्ट्रैक्ट ले ले, फलाना ले ले, मिट्टी ढो ले, तू पानी डाल दे, यहाँ पे आके छिड़काव कर दे। उन्होंने सब कुछ आगे सबको दिए। ये अपने ही लोगों को थोड़ा सा काना करके रखना जरूरी होता है। नजर आएंगे तो कहेंगे देखें पब्लिक अकाउंट कमेटी कितनी अच्छी चलाई और कि अपने रिश्तेदारों के बावजूद नहीं छोड़ा। इतना इंसाफ अगर होता ना तो फिर ये जनरल कियानी के उनके भाइयों के अकाउंट से ना, वो जो उनके भाई जो थे वो फिर इसको आपको याद होगा यहाँ पे उन्होंने पैसे निकले बैंक अकाउंट, फवाद हसन फवाद के फिर उनके भाई और उनकी भाभी के अकाउंट में ना करोड़ों रुपए वो ट्रांसफ़र शहबाज शरीफ साहब ना करवा रहे होते। इतना इंसाफ पसंद हजरत हरगिज़ नहीं है जितना आप कह रहे हैं कि आके उसमें 2-3 चीज़ें करें। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने की है जो कल FIU को बुलाएगा। FIU को तो दाद दे रहा हूँ ना मैं, इतने बड़े स्कैंडल में उन्होंने क्लीन चिट दिया। FIU का काम यही है, ये सरकारी नंबरदार हैं, जो कहा जाते हैं अंगूठा लगा दें, ये लें जी कि सारी चीज़ें सेटल हो गई। उनकी कारकर्दगी इतनी ही है और वो मजलूम लोगों पे जुल्म करने के लिए हैं, बाकी उनसे किसी बड़े आदमी पे हाथ डाल तो इनके पर जलते हैं, पूरी FIA के इवन नैब के भी। अब मज़े की अब बात ये है आमिर साहब, इन्हें मुलज़िम नहीं मिल रहे कि ये प्रोजेक्ट जो था ये 37 अरब से 105 अरब तक कैसे पहुँचा। एक रिपोर्ट पेश हुई थी कौमी असम्बली में सर। अब आपको पता है हम ये रिपोर्टर टाइप लोग हैं, थोड़ा सा आगे चीज़ों का रिकॉर्ड रखें। उन्होंने यही पूछा था कि ये बताया कि इसके मुलज़िम कौन है, और ये FIA ने रिपोर्ट पेश की हुई थी वहाँ पे, जिसको अब ये कह रहे हैं आज की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से शायद इन्होंने बदल दिए बाद में, ये कल पता चलेगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। पहली रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा था सर, इस मुल्क में रिपोर्टें बदलना बाएं हाथ का काम है, कोई मसला ही नहीं है इन लोगों के लिए सर, चुटकी बजाएं रिपोर्ट बदल। पहली रिपोर्ट जो यहाँ पे इन्होंने FIA ने अपनी सबमिट करवाई थी, जरा उसकी फाइंडिंग सुन लें कि क्या क्या आई थी। उसमें इन्होंने ये 2 किस्म के लोगों को, ये रिपोर्ट की कापी है सर मेरे पास, अगर ये FIA कल को मुकर जाएगी ना जनाब कि हमने तो कहा नहीं था। इन्होंने 2 किस्म के इन्होंने जनाब यहाँ पे आके मुलजमान आइडेंटिफाई किए थे कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट का डिबैकल जो हुआ है और यहाँ 37 अरब से 105 बिलियन रुपीज़ का आपने बजट बनाया है और इसमें पता नहीं कितने लोग खा गए हैं, इसका नाकिस कारकर्दगी बला बला। जिम्मेदारान कौन है? 2 किस्म के जिम्मेदारान हैं। इजाज़त दें तो मैं आपको नाम पढ़ के दूँ सर, प्लीज़ इस कौम को पता चले। अगर जो फ़र्क इन पे फिर भी नहीं पढ़ना, ना इस कौम पे पढ़ना है तो ना इस कौम के मेहमारों पे पढ़ना है, लेकिन हम तो अजान देते रहेंगे। तो कमेटी ये कहती है जनाब कि इससे पहले जो ऑलरेडी इंक्वायरीज होती थी उसमें इन्होंने 2 किस्म के बंदे, आप आमिर साहब नाम सुने, जो प्राइमरी अक्यूज हैं। इन्होंने कहा जनाब आपके यहाँ पे विक्रम साहब थे, विक्रम यहाँ सोडा एक्स डायरेक्टर थे, CA वगैरह के प्रोजेक्ट भी डायरेक्टर थे, ये विक्रम आपके सोदा साहब। इसके बाद आसिफ ये बशीर साहब सर, ये CA के थे, सॉरी आपके CAA के, ये उसके थे। इसके बाद रूहुल्ला साहब थे सर, एक ब्रिगेडियर इफ्तिखार अली साहब थे, फिर ब्रिगेडियर बिलाल हमीद साहब थे। ये सारे उनका वही कह रहे हैं कि ये प्राइमरी अक्यूज़ हैं। इसके बाद मुशर्रफ खान साहब थे, यूसुफ कमाल साहब थे, और फिर इसके बाद सीनियर ऑफिसर और भी हैं, उसमें कहते हैं डेजिग्नेशन वाले थे, कंसल्टेंट वगैरह।
अब बात है सेकेंडरी एक्यूज जो बोर्ड में बैठे हुए थे और ये इरेगुलरिटीज नहीं रोक सके, जिनका काम था, जो सीए का अब सिविल एविएशन का काम था कि आप मॉनिटर करते, बिलियंस रुपीस हैं कौम के, वो नाम बड़े दिलचस्प हैं, मेरे साथ बड़े लोगों के नाम है जो इस करप्शन को, इस फ्रॉड को और इन तमाम चीज़ों को रोकने में नाकाम रहे हैं। वो जरा नाम सुने और अपने अपने जरा सीने पे भी हाथ रख के बैठे जरा सर उस पर। एक लेफ्टिनेंट जनरल तारिक वसीम गाजी साहब, ये जनाब सेकेंडरी उस अक्यूज़ में आ रहे हैं, ये चेयरमैन थे इसके सीए बोर्ड के जब ये सारी चीज़ें हो रही थी। इसके बाद कामरान रसूल साहब थे चेयरमैन, ये आपके सीए के थे सर, जो फेडरल सेक्रेटरी थे। मुनव्वर हमीद साहब थे सर। फिर मेजर जनरल मीर हैदर अली खान साहब थे सर। फिर आप इसके बाद कासिम रब्बानी साहब थे। फिर गयासुद्दीन अहमद साहब थे। शहद लतीफ़ साहब से, अच्छा, हमारे दोस्त एयर वाइस मार्शल वो भी शामिल थे, जो दिन रात में बताते रहते हैं कि मुल्क और कौम को कैसे इतने बड़े बड़े टीके लग गए हैं। तो वो भी, उनका नाम भी उस सेकेंडरी अक्यूज़ में शामिल है, एयर वाइस मार्शल शहद लतीफ़ साहब का। इसके बाद तारिक ये किरमानी साहब थे। इसके बाद असलम खान साहब थे, लियाकत अली चौधरी साहब। इसके बाद एयर मार्शल जो थे रिटायर्ड थे जनाब राशिद कलीम साहब थे। इसके बाद जनाब मोहम्मद अजरुल हक साहब थे। फिर यहाँ अकरम मलिक साहब थे। और फिर बासित सुल्तान बुखारी साहब थे। ये बोर्ड के मेंबर्स हैं जिनको बकौल इन इंक्वायरी रिपोर्ट्स के ये सेकेंडरी एक्यूज़ हैं कि जब ये, अच्छा आगे नाम भी हैं सर, सॉरी, ये 25 लोग हैं टोटल। इसके बाद मेजर जनरल यहाँ पे अशरफ चौधरी साहब भी थे। इसके बाद एयर वाइस मार्शल आपके रियाजुल हक साहब थे। आपके एयर वाइस मार्शल सालिद हबीबुल्ला साहब थे। एयर वाइस मार्शल जुनैद अहमद सदीकी साहब थे। एयर वाइस मार्शल, ये रिटायर हैं सारे, सफदर खान साहब थे। इसको एयर कमोडोर यहाँ पे जुनैद अमीन साहब थे। फिर आपके नदीम खान यूसुफ जई साहब थे। इसका फ़रूक ये रहमतुल्लाह साहब थे। इसके बाद एयर वाइस मार्शल जो हैं ये जनाब खालिद ये चौधरी साहब थे। ये डीजी सिविल एविएशन भी रहे हैं। ये वो लोग थे आमिर साहब, ये तकरीबन बनते हैं कोई 35 के करीब आपके प्राइमरी और सेकेंडरी एक्यूज़। शहबाज शरीफ में जुर्रत है, अगर साबित करना चाहते हैं जनाब कि मेरा इमरान खान का मैं चॉइस हूँ, इमरान खान का चॉइस है बेसिकली, तो मैं आप लोगों को गलत साबित करूंगा। ये 25 नाम है सर, बल्कि 35 हैं। जुर्रत करें इनको समन करके ज़रा फिर पीएससी के सामने ज़रा इनकी ग्रिलिंग करें कि 37 अरब रुपए का प्रोजेक्ट आप लोगों ने 105 अरब में कैसे किया और किस किस को क्या फेवर्स दिए। आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करी। ये बुलाना शुरू करें जनाब, अगर इनमें जुर्रत है ना, वहाँ से जो मैंने कहा आप उस लेफ्टिनेंट जनरल अब तारिक ये वसीम गाजी से शुरू करें और एयर वाइस मार्शल ये शहद ये लतीफ़ तक सबको बुला लें और फिर हमें पता चले कि जनाब आप वाकई बड़े बहादुर हैं, यू मीन बिजनेस, और आप डील भी नहीं करेंगे और फिर कोई उनके साथ मिलकर खुफिया मुलाकातों में ये सेटलमेंट भी नहीं होगी। तो ये है सर आमिर साहब इंक्वायरी जो सुबह बड़ा मजेदार इसके अंदर है कि ये एग्जैक्टली यही पॉइंट कल जब नैब के चेयरमैन साहब जब एड्रेस कर रहे थे बाबूस को, सेक्रेटरीज को, तो एग्जैक्टली यही पॉइंट किया गया कि देखें ना जी, ये जो आपने कहा ना सेकेंडरी एक्यूज्ड, सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जनाब एक तो मेन एक्यूज्ड हैं जनाब, उन पे इल्ज़ाम है कि जनाब मेजर चोरी तो उन्होंने की होगी, तो ये तो सेकेंडरी है। बोर्ड का क्या इसमें है, तो इनको जो आप कर देते हैं फिर बोर्ड बनाते क्यों हैं? एग्जैक्टली माय पॉइंट इज कि ठीक है आप उनकी सानवी जिम्मेदारी की लिस्ट में लाते हैं तो है, मगर ये तो देखेंगे ये जब एक प्रूव हो जाता है कि यहाँ पे करप्शन हुई है, उसके बाद जो लोग डिसेंट नोट भी नहीं दे रहे, हाँ कर रहे हैं, कम से कम इतना तो होना चाहिए जिम्मेदारी कि वो बाकी बोर्ड से हट जाएं, उनके नाम पे हो जाए कि इनका लैप्स है कि इनके आंखों के सामने ये चोरी हुई और ये देख रही है, वो मोतबिर ही रहते हैं। कम से कम इतनी ज़रूर सज़ा होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए कि उनको बाकी बोर्ड से और इस तरह की तमाम जिम्मेदारियां से सुबकदोश कर दिया जाए। यही लोग पढ़ लें आप, ये सिविल एविएशन के बोर्ड में हैं, ये 80% जो बाकी बोर्ड्स भी होंगे इनमें से 80% लोग और भी 10-10 बोर्ड्स में हैं। और ये जो बोर्ड्स का ड्रामा होता है कि वो ही सिविल मिलिट्री के घूम फिर के 500 बंदे हैं, वही तमाम बोर्ड्स में एक एक बोर्ड की जो है तनख्वाह होगी अटेंड करने के, किसी जगह 15,000 लेंगे, होटल का अलहदा लेंगे, अगर PSOs चले जाएं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में वहाँ तो 4-4, 5-5 लाखों में है, यहाँ किसी जगह हज़ारों में है। तो एक मजाक बना हुआ है, वही लोग हैं, वही क्लीक है जो एक दूसरे के वो कवर करते रहे, फिर कह रहे हैं ये जिम्मेदारी देखें ना, इसके लिए नायब नाम ही बुलाए। तो मैं आपके बम शल में ड्रॉप करना चाहता हूँ, आपको जज्बाती देख के ज़रा मैं कि आपके ज़रा थोड़ा सा एक और किया जाए। ये आपने उनका डॉक्टर वकार मसूद साहब का नाम तो सुना होगा,
थोड़ा सा सुना है आजकल उनकी 44वीं किस्त चल रही है कि ये बताते हुए कि इस मुल्क के साथ इकोनॉमी के साथ खराबी क्या है। 10-15 साल सत्यानाश करने के बाद अब वो ये 44वीं किस्त चल रही है। इस मुल्क की जो हालत हुई है उसमें इसमें डॉक्टर वकार मसूद, जो फॉर्मर आपके सेक्रेटरी यहाँ पे आपके खजाना रहे हैं, इसहाक डार के साथ मिलकर इस मुल्क की इकोनॉमी को तबाह करने में और इवन PIA को तबाह करने में उनका बड़ा हाथ था। वो PIA के हर बोर्ड में शामिल रहे हैं। इमरान खान साहब ने पिछली कैबिनेट के इजलास में एक नई उनको प्रपोजल दी गई कि जनाब के इतना बड़ा ग्लैडिएटर हमारा वो बैठा हुआ है तो आपको पता ही नहीं है। तो जनाब डॉक्टर वकार मसूद साहब को इमरान खान साहब ने अप्रूवल दिया है कि इनको PIA बोर्ड का फिर मेंबर बना दिया जाए। जनाब अली, डॉक्टर वकार मसूद साहब ने फिर नौकरी ले ली है और खान साहब ने दे दी है। हालांकि 480 बिलियन और 5-10-20 केसेस हैं जिसके अंदर वो बुलाए जाने चाहिए। ये तो जेल में रहे हैं, ये तो आसिफ अली जरदारी के फ्रंट मैन के तौर पर ये तो जेल में रहे हैं। इन्होंने प्रोसिक्यूशन इन्हें भुगती, तो फिर डीलें शीलें करके मुशर्रफ साहब आ गए, उसके बाद जनाब शौकत अजीज आ गए, तो फिर दोबारा उन्होंने भाईचारा करके सारी चीज़ें खत्म करा ली। ये तो मुल्क की इकानमी जिन्होंने तबाह किया डॉक्टर वकार मसूद ने। इमरान खान साहब ने पिछली कैबिनेट के इजलास में PIA के बोर्ड में उनको मेंबर बनाया है, जिन्होंने PIA को तबाह किया। इनसे पूछें पहले कितनी दफ़ा PIA बोर्ड में रहे, उनको दोबारा बना दिया। ये इमरान खान साहब की गुड गवर्नेंस आ रही है। एक चीज़ अगली सुन लें, जब ये रिपोर्ट पहुंची थी इसकी FIA की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में नवाज शरीफ साहब के पास, अब उनका समधी साहब और दीगर लोग आ रहे थे, उन्होंने FIA की रिपोर्ट पे एक्शन नहीं लिए। उन्होंने क्या किया, इमरान खान उन्होंने सारी उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने, देखें कैसे एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, इन्होंने एक और कमेटी बना दी FIA की इंक्वायरीज पे। वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। उसमें इन्होंने ये कहा कि जनाब उसमें 3 मेंबर बनाए गए थे। उसमें रखा था इन्होंने जो फॉर्मर चेयरमैन वापडा थे, ये आपके शमसुल मुल्क साहब थे, कि आप जो है ना इसकी जो इंक्वायरी रिपोर्ट बनी थी उसमें लेफ्टिनेंट जनरल आपके शहद ये नियाज साहब और एक रिपोर्ट FIA ने बनाई थी गालिब अली बंदेशा, जो उस वक्त ये DG FIA के तौर पर थे। इन दोनों को रिपोर्ट जो है जो 2 सेपरेट हैं, शमसुल मुल्क साहब को दे दी कि आप इनको एग्जामिन करें। और शमसुल मुल्क साहब की उम्र मेरा ख्याल है अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, शायद 80+ होंगे सारे इस वक्त ज़्यादा। देखें कि कैसे चीज़ें डंप की गई। फिर एक काम कल और भी करें शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि मैं PSC करता रहा हूँ, थोड़े छोटे मोटे सेक्शन ऑफिसर हम भी बन गए हैं कुल देख के। अब एक और काम करें सर, वो कल एक और आर्डर इशू करें कि शमसुल मुल्क साहब को बुलाया जाए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। वैसे मैं भी जाऊंगा सर, क्योंकि अब दोबारा यहाँ पे दंगल इंटरनेशनल दंगल देख रहे हैं, इससे कोई बड़ा तीसरे गोगा पहलवान वल्द गामा पहलवान, इतना बड़ा दंगल इमरान खान साहब ने अरेंज कर देगा। मजाक उड़ाओ, इस मुल्क का मजाक उड़ाओ, PSC का मजाक उड़ाओ, उसके बाद पार्लियामेंट का मजाक उड़ाओ। इससे बड़ा दंगल इमरान खान साहब हमारे लिए अरेंज नहीं कर सकते। शेख रशीद साहब मिसाइल लेके जाएंगे वहां पे अपने रेलवे मेड वो मिसाइल लेके जाएंगे, उधर से शहबाज शरीफ साहब, इधर से उसमें राना सनाउल्लाह साहब जंप करना चाहते हैं, साद रफीक साहब अपनी आस्तीने वो कस रहे हैं कि जनाब मुझे भी दंगल में उतारे हैं। अब देखते हैं यहाँ से कोई और उस साद रफीक के मुकाबले कौन दंगल है। वैसे क्लास साहब इतनी बुरी हालत भी नहीं है, कम से कम पहले जो मुकम्मल का सिलसिला था, ये दोनों साइड से मिसाइल चल जाएंगे तो शायद उसमें कुछ सच्चाई निकल आए। पहले तो मुकम्मल सारे वही लोगों के इनके पास करप्ट लीग वहां से नवाज लीग से पीपल्स पार्टी से क्यों लीग से आई? इमरान खान साहब के पास कौन से फरिश्ते बैठे हुए हैं सर? अगर हैं तो फिर आजम सवाती को अब तक उन्होंने सेनेटर रखा हुआ था। सो उनको सूट करते हैं ऐसे लोग जिनके साथ यहाँ क्लीन रिकॉर्ड ना हो सर। लास्टली अब ये है कि 2 रिपोर्टें बनी, ये इस पे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे एक FIA ने बनाई, वो जो ये DG FIA थे उस वक्त के जनाब गालिब अली बंदेशा साहब, एक लेफ्टिनेंट जनरल शहद नियाज ने बनाई। तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने कहा ऑफिस ऑफ ये प्राइम मिनिस्टर ने कि जनाब ये दोनों रिपोर्टें हमें काबिल कबूल हैं। उन्होंने इन पे एक तीसरी कमेटी बिठा दी। ये 2015 की बात कर रहा हूँ सर मैं। तो शहबाज शरीफ साहब या तो अपने भाई साहब को जेल से बुलवा लें और 2-3 दिन के लिए प्रोडक्शन आर्डर जारी कर लें ताकि वो भी यहाँ पे थोड़ा सा रह लें। एक बहाना है ना कि भाई साहब आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, मुझे समझाएं, आपके सामने जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई थी 2, आपने उन पे एक्शन लेने की बजाय आपने तीसरी उस पे इंक्वायरी रिपोर्ट बना दी। क्यों? मेरा ख्याल शहबाज शरीफ साहब को ना इनको ये नवाज शरीफ साहब को कोट लखपत जेल से बुलवा के अपने भाई की क्वेश्चनिंग करें। अगर इन्हें एतमाद बनाना है, भाई साहब को ग्रिल करें, इन तमाम आपके जर्नलों को बुलाएं, अपने सिविलियंस को बुलाएं, इसके बाद ये शमसुल मुल्क साहब को बुलाएं, DG FIA को बुलाएं, नैब के बुलाएं, और फिर उसके बाद कड़ाके निकालें जैसे वो मुशाहिद हुसैन कहते होते हैं। हम फिर आपके साथ खड़े हैं सर। इतना महंगा आप कड़ाके निकालें। मेरा तो इस पे था इतराज था और है, और उम्मीद की जा रही थी और उम्मीद की कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ ये परफेक्ट केस था कि ये कहते कि ये मेरे भाई और उसके रिश्तेदारों इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। इस केस में नहीं, मैं हट जाता हूं, इसमें मैं चेयरमैनशिप के नहीं बैठूंगा, ये मैं बैठ नहीं सकता। ये मेरे रिश्तेदारों के एहतसाब की बात है, मेरे बड़े भाई के साइन हुए हैं
और जिनको दिया गया है वो भी हमारे रिश्तेदार हैं, थोड़े से दूर के हैं, मेरे उनसे कई दफ़ा तल्लुकात अच्छे नहीं रहते, वो एक शरीकेबाजी का सिस्टम ज़रूर है, मगर मैं इसमें बैठ नहीं सर, सकता। मैं आपसे नहीं एग्री। मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब को अगला नेक्स्ट लेवल करना चाहिए। तमाशा चल रहा है, दंगल ही है ना, दंगल हो रहा है ना, इनको बुलाना चाहिए। इनके प्रोडक्शन ऑर्डर, अच्छा इनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हैं स्पीकर शहबाज शरीफ को। अब शहबाज शरीफ एज उसका चेयरमैन पीएससी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें अपने भाई को। बड़ा ये खूबसूरत मौका है, पूरा एक हफ्ता इस पे पूरी प्रोसीडिंग करें कि भाई साहब आप हमें बताएं। और भाई साहब आगे से कहें जनाब मेरे उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे ये फवाद हसन फवाद, वो भी जेल में है, उसके भी आप प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करो, वो भी 2 हफ्ते यहाँ मीटिंग में बैठे। मेरे पास वक्त बिल्कुल आमिर साहब खत्म हो गया, हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।